बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। जहाँ पर मुज़ाकरात को लेकर मैं और मुझे से बहुत सारे पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, वहीं आज फिर से लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई रेड फ्लैग दिखा दिया है। कहा कि जनाब जुडिशल कमीशन नहीं बनने जा रहा, काफ़ी सारे सोर्सेज से ये कोट हुआ है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब भी कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। ये हो क्या रहा है? और इसमें एक और फैक्टर जो रिसेंटली अल-कादिर में 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को सजा हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एजिटेट नहीं किया उस तरह जिस तरह माजी में सजाओं पर करती रही है। कहीं पर आपको मुल्क एहतजाज नजर नहीं आया, कहीं पर आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सख्त टोन नजर नहीं आई, कहीं पर ये वो पेशावर में हुई मुलाकात का असर तो नहीं है कि चीजों को थोड़ा थोड़ा रिट्रीट के थोड़ा थोड़ा पीछे आती जाए। सेकेंडली, जुडिशियल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की बदकिस्मती से पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा हिस्सा रही है जुडिशियल पॉलिटिक्स। आज सुप्रीम कोर्ट में भी 26वीं तरमीम के बाद मुझे से लोग ये समझते थे कि शायद अब ऑल इज वेल फॉर द गवर्नमेंट, और हमने देखा भी पिछले कई महीनों से ऑल इज वेल व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट। अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड, उस केस को लेकर बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं। आम पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल पूछते दिखाई देते हैं। एक वो रिसेंट जो एक जजमेंट साइट हुई है, उस जजमेंट के अंदर जो मुआहदे का जिक्र किया गया एनसीए और अली रियाज मलिक साहब के, इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? फवाद साहब, बिफोर इट के मैं मुज़ाकरात और बाकी करंट हैपनिंग की जानिब आऊं, मैं समझना चाहूंगा कि अल-कादिर ट्रस्ट को लेकर 190 मिलियन पाउंड केस को लेकर सर जो एनसीए और अली रियाज साहब का एक मुआहदा रिसेंटली एक जजमेंट में कोर्ट हुआ और बड़ी पाकिस्तान के अंदर अंडर डिस्कशन है, जब ये काबीना में मामला आया था तो आपको ये पता था कि अल-कादिर ट्रस्ट को लेकर, अल-कादिर ट्रस्ट से पहले जमीन तो पहले के आपके मामला चल रहे थे, तो ये पहले से मुआहदा एनसीए और अली रियाज साहब का हो चुका है 190 मिलियन पाउंड वाला? देखिए, जो मलक रियाज साहब का या जो अल-कादिर का या 190 मिलियन डॉलर का मामले का काबीना से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। काबीना का जो ताल्लुक है वो सिर्फ ये था कि जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लॉज है जो एनसीए मांग रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये प्रोसीडिंग्स खत्म करें तो उसके लिए ये एक जो तय किया था उन्होंने मलक साहब और एनसीए ने कि हमारे जो मामला हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए। और उसके लिए हमने अप्रूवल ये देनी थी कि जो एनसीए और एआरयू वगैरह की कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और यही इसीलिए हमने ये बात कही है, खान साहब ने भी ये बात कही है कि अगर आप समझते हैं कि वो फैसला गलत था तो सिंपल बात है, आप कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज खत्म कर दीजिए। उसका कॉन्सिक्वेंस फिर ये होगा कि मलक साहब कहेंगे कि मेरे पैसे वापस कर दें और आप जाके इंग्लैंड में केस लड़ लें कि उनका जो मामला है वो पैसे तो पाकिस्तान के हैं और मलक साहब के नहीं है, और क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं वो आप साबित कर दें अगले 8, 10, 15 सालों में, तो उसके बाद जो है वो आप अपने पैसे इधर रख लें। सिंपल बात तो ये है। सर, ये कहानी तो स्टार्ट हुई हसन नवाज साहब से, और आपकी गवर्नमेंट ने लिखने से पहले एआरयू की कॉरेस्पॉन्डेंस से पहले सारा वन हाइड पार्क और मामला अंडर डिस्कशन तो आ चुका हुआ था ना, ये इंग्लैंड में आ चुका हुआ था। एआरयू भी लेटर जो है उनके साथ कर रहा था। देखें, मसला सिर्फ एक है, प्रैक्टिकल बात है जी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ रहे थे। क्वेश्चन ये था कि 190 मिलियन पाउंड आ रहे हैं, ये ले लें या हम वहां पे जाके लंदन में केस कर लें जो 5 साल चलता है, 7 साल चलता है, 10 साल चलता है। तो जो ओवरवेलमिंग इशू था वो यही था कि जी पैसे आ रहे हैं तो ले लें। हमें पाकिस्तान में आपको पता है हमेशा डॉलर होते ही कम है, हमारे पास उस वक्त भी कम थे, अब भी कम है। तो वो आपने 190 मिलियन पाउंड ले लिए और आपने पका पाकिस्तान पैसे तो आए, वरना तो आते ही कोई नहीं, आपको पता। सर, 26वीं तरमीम पे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आज की हैपनिंग पे आते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि 26th अमेंडमेंट के बाद ऑल कॉर्नर डक कवर्ड, गवर्नमेंट बड़े सुकून से बैठी हुई है कि जो जो करना था कर लिया। लेकिन आज फिर से एक दफा अनरेस्ट दिखाई दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिमार्क्स जजेस के, मंसूर अली शाह साहब के, आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क्स से बज़ाहिर लग रहा है कि अनरेस्ट है, और वो जो 26वीं तरमीम की जिस तरह से चीजें लेआउट की गई थी वैसे नहीं चल रही। एक दफा फिर से जुडिशियल पॉलिटिक्स का आगाज हो गया सर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अनरेस्ट तो होना ही होना है, और ये जो तरमीम है इसके नतीजे में जब आप सुप्रीम कोर्ट को रिड्यूस कर देंगे चीफ जस्टिस साहब को और बाकी जजों को कि वो सिर्फ जाके गुसल खानों के नलके ठीक करवा लिया करें, पार्किंग ठीक करवा लिया करें, तो ज्यादातर जज जो हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं बनते, सारे फायज ईसा तो नहीं है।
और या सारे ये जो बाकी बैठे हुए हैं इन जैसे तो नहीं है ना। लोगों ने मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, आयशा मलिक को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। ये लोग तो वैसे ही आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्राइवेट जजी नहीं करेंगे तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से जजी से ज्यादा पैसे बनाएंगे। तो ये लोग तो अपनी इज्जत और ऑनर के लिए करते हैं। तो जो भी ऑनरेबल आदमी हो वो इस सिस्टम में आप बताएं ना कि कैसे काम करेगा। तो इसलिए ये जो एक अनरेस्ट है ये तो होना ही होना था। और इसमें और ये आगे बढ़ेगा और क्योंकि बड़े और जजेस जो है हल इसका सिंपल है। आपको फुल कोर्ट बुलानी चाहिए। 26th अमेंडमेंट जो है उसको एक दफा जजेस सारे देखें और उसका फैसला सर वो करें। केस उसके बाद लगेगा ही तो तब आगे मामला चलेंगे। 26 यानी तक इनका केस लग ही नहीं रहा। हाँ नहीं वो फुल कोर्ट में नहीं लग रहा ना। जी, आईनी बेंच में तो लगा भी देंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एट द सेम टाइम सर जुडिशियल ऑर्डर से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बड़ा हो गया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नजर में बड़ा हो गया। पता नहीं जुडिशरी जा किस ट्रैक पे रही है, आपको समझ आ रही? नहीं वो तो अदारे तो तबाही हो रहे हैं ना पाकिस्तान में। और इस वक्त हालत ये है कि आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ना कोई केस लग रहा है। ये साहब भी अपने एक रजिस्ट्रार वो 68 साल की उम्र का बंदा जो है उसको उठा के उन्होंने रजिस्ट्रार लगा दिया है। सारे अपने जो पर्सनल स्टाफ के लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा तो तबाह बर्बाद हो गया है 26वीं तरमीम के बाद। और जुडिशरी भी आपके सामने ही है कि किस तरह से उसका वो गिरा है, स्टैंडर्ड गिरे हैं। इंडिपेंडेंट जजेस जो है या तो वो डरे हुए हैं और घरों में बैठे हैं या जो जजेस हैं वो हमें नजर ही नहीं आते। सो इस वक्त अदलिया से तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। व्हाट्सएप तहरीक इंसाफ में इतने बड़े बड़े वकला रहनुमा हामिद खान साहब से लेकर इतने बड़े बड़े वकला रहनुमाएं वकला तंजीमें खड़ी नहीं हो रही, बार्स खड़ी नहीं हो रही। कोई बंदा एक साइड पे सारे कॉर्नर होकर नुक्कड़ में लग के खड़े हो गए कि जो हो रहा है बस ठीक है होने दे। हाँ नहीं ये तो देखिए ना मंसूर अली शाह साहब एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो जीत गए तो वो हीरो है। अगर हार गए तो फिर भी वकला को एक नया लीडर मिल जाएगा और एक नई तहरीक का आगाज हो सकेगा। इसलिए जीत हार अब इसमें मंसूर अली शाह साहब से उम्मीद है। हामिद खान जो है वो उन्होंने बड़ा अरसा बार पॉलिटिक्स की है लेकिन अब एक तो उनकी उम्र भी सच्ची बात यह है कि वो बड़े बूढ़े भी हो गए हैं। और अब थोड़ा मैंने सुना है कि उन्हें डिमेंशिया भी हो गया है, भूल भी जाते हैं। और काफी वो अब इस हालत उनकी वो नहीं है कि वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स या उसको लीड कर सके। अब तो सिर्फ वो हिरस की मर्ज में मुब्तला है कि हर चीज अपने पास रखी हुई है। अदरवाइज अगर वो छोड़ दें और अपनी जगह और लोगों को आने दें तो वो बेहतर होगा। और बाकी पीटीआई के अंदर जो वकील है ये तो कॉर्पोरेट लॉयर्स है ना। इनको तो सच्ची बात है संजीदा वकील तो कोई मानता भी नहीं है। सो कॉर्पोरेट लॉयर्स को तो उस तरह से नहीं लिया जाता। सर हामिद खान साहब को भी छोड़ना चाहिए और तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा, अगर इस तरह के मामला है तो हामिद खान साहब को एक जगह पे किसी और बंदे को आगे लेके आना चाहिए वकला की जगह, ऐसे वकीलों की जगह। देखिए ना ये तो अब इमरान खान साहब ने जो सारे ही लोग लगाए हैं सच्ची बात तो ये है कि उनका कोई कैलिबर नहीं है ना ही उनकी कोई इस वक्त तो पहले हम एक बुजदार को रोकते थे अब जो है वो सारी पार्टी बुजदारों पे मुश्तमिल हो गई है। तो जाहिर है कि इनके होते हुए कितने ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा। और इसमें तो जाहिर है बड़े लोग तो प्लांटेड हैं। मतलब ये शोएब शाहीन वगैरह का जो भी माजी जानता है वो तो जाहिर है कि देखिए ना इनको तो जानबूझ के प्लांट किया गया है पीटीआई में। और ये तो खान साहब को फैसला करना होगा कि वो इस माहौल में 17 महीने से वो जेल में है, कितना अरसा और वो जेल में रहना चाहते हैं। सर अभी तो फ्रंट फुट पे सारे जो इमरान खान के सिपाही हैं उनमें सबसे आगे तो मुज़ाकरात हो जाए, सियासत हो जाए, सबसे आगे अली बिन गंडापुर नजर आते हैं। क्या अली बिन गंडापुर भी बुजदार हैं मौजूदा दौर के? अली अमीन गंडापुर ने, बुशरा बीबी ने, इन लोगों के खिलाफ जो कैंपेन्स बनाई गई हैं की गई हैं ये तो एक ऐसा ग्रुप पीटीआई के सोशल मीडिया का ग्रुप ऐसा कर रहा है जो एक्चुअली प्लांटेड है। और जो बुनियादी तौर के ऊपर ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए जेल से। और इसीलिए उन तमाम लोगों को जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियस एफर्ट करते हैं, चाहे वो बुशरा बीबी है, चाहे अली अमीन गंडापुर है, चाहे हम लोग हैं, ये उन लोगों को निशाना बनाता है। और ये बुनियादी तौर के ऊपर ये भी देखना होगा कि क्या इसके तरीके इंसाफ मुखालिफ कुव्वतों ने तो इनको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर का किरदार बहुत जबरदस्त रहा है इस दौर में और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। और अगर
इमरान खान की रिहाई हो जाती है, बाकी सारे काम वो खुद ही कर लेंगे। सर 3-4 नाम लेता हूँ, ये किस सफ में गिनेंगे आप? मरवत साहब हो गए, शानदाना गुलजार साहबा हो गई, शहरयार अफरीदी साहब, आप इनको बुजदारों में गिनेंगे या तहरीक इंसाफ के फ्रंट फुट सोल्जर्स में गिनेंगे? तो ये तो देखिए ना, अभी लीडरशिप में तो है नहीं है, लेकिन शहरयार ने बड़ी जो है कुर्बानी दी है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर शहरयार अफरीदी। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बावजूद जिस तरह से शहरयार खड़ा रहा है, अली मोहम्मद खान खड़े रहे, ये पुराने लोग हैं सारे। अफजल मरवत साहब को मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन सच्ची बात ये है कि कई बातें तो वो भी ठीक कर रहे हैं, और मुझे तो वो हमेशा तनकीद करते हैं, बट टू बी फेयर विद कई बातें शेर अफजल मरवत जो है वो सही कर रहे हैं। इसी तरह शंदाना को भी बहुत मैं हाई रेट नहीं करता, शी इज वेरी एवरेज। सर फाइनली एक कंट्रोवर्सी कल से स्टार्ट हुई है कि इसमें अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ात के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोपोगेंडा हो रहा है, आप बड़ा पुराना ताल्लुक है, आप लोगों की पॉलिटिक्स इकट्ठे रही है, फिर आप लोग इकट्ठे बड़ा वक्त लग रहा है आपका। डू यू थिंक अली अमीन एट सम पॉइंट अपनी वजारत आला को बचाने के लिए समहाउ इमरान खान साहब को डिच कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। देखिए ये जो लोग हैं ना, मुराद सईद है, देखिए शिबली फराज भी मैं बड़ा उनका क्रिटिक हूँ, और बड़े मैं क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे दुख है वैसे उनके रवैये का जो भी है, लेकिन ये लोग इमरान खान से ना, अगर आप मुझे कहें कि वो गद्दारी नहीं करेंगे, ये लोग इमरान खान के साथ रहेंगे, और जो भी है वो इनका बहुत करीबी ताल्लुक है। इसीलिए शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये लोग जो हैं इनको आप क्रिटिसाइज करें, कभी वो उनकी अपनी ओपिनियंस है, बातें हैं, लेकिन ये लोग इमरान खान को तो नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर इज वन ऑफ दोज पर्सन। ये लोग इमरान खान के साथ कभी एक हद अपनी जात को मतलब इमरान खान पे तरजीह नहीं देंगे। सर फाइनली मुज़ाकरात को लेकर आज गवर्नमेंट का भी कुछ सोर्सेज से एक क्लेम सामने आ गया कि जुडिशल कमीशन तो गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रही। तहरीक इंसाफ भी आर्गुमेंट है कि अगर नहीं बनते या जुडिशल कमीशन तो भाईजान मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। सर वो जो पिशावर में मुलाकात हुई थी वहां पर कुछ चीजें कंक्लूड हुई हैं, वहां से चीजें कुछ आगे चली हैं, तो गवर्नमेंट बैकआउट कर रही है और नहीं मान रही डिमांड्स, या जुडिशल कमीशन मान लिया गया तो कहानी खत्म हो जाएगी? देखिए जाकिर बात यह है कि मैं तो थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ कि पीटीआई इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है जुडिशियल कमीशन पे, और गवर्नमेंट इतना रिलेक्टेंट क्यों है जुडिशियल कमीशन पे। लेकिन ना जुडिशियल कमीशन बनाने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो मौजूदा जजेस हैं इनके साथ गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है जुडिशियल कमीशन बनाने में। और असल तो प्रॉब्लम यह है कि जज कौन होगा और टीओआरस कौन होंगे, कौन क्या होंगे, जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जुडिशियल कमीशन तो पीटीआई का है, और पीटीआई का भी इसलिए इंसिस्टेंस पे हैरान हूँ कि पीटीआई को इन जजों से फिर कोई उम्मीद है कि ये को कर देंगे। सीधी बात है, आपका एक ही नुक्ता होना चाहिए, और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, जिसमें इमरान खान की रिलीज जाहिर है सबसे अहम है। आप कमीशंस बना के आप इन बुतों से क्या उम्मीद रखते हैं जो आप आजकल जज भर्ती हुए में। तो इसको पीटीआई की भी इंसिस्टेंस मुझे तो सच्ची बात है समझ नहीं, लेकिन मुझे लगता यह है कि हुकूमत अब टफ स्टैंड जो ले रही है ये पीटीआई के इस मुतालबे के ऊपर, वो कल जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की मुलाकात से यूं लगना शुरू हुआ है कि ये एक गुडी गुडी हो गए, तो इस तासुर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम जो है वो टफ स्टैंड लें और आर्मी को बैकफुट के ऊपर करें। नून लीग की जो इस वक्त जो नाकाम बनाने की मुज़ाकरात एक एफर्ट है, वो एक्चुअली फौज और पीटीआई के ताल्लुकात में कोई ठहराव ना आ जाए इस खौफ से। लिहाजा वो पूरी देखो ना, सीधी बात है, हकात शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम वज़ीर आला है, और सिर्फ एक वजह से है कि फौज और पीटीआई की लड़ाई है, और तो कोई वजह ही नहीं है ना। इस लड़ाई को कोई भी तासुर जिससे ये चीज जाए कि ये लड़ाई कम हो रही है या कि नॉर्मल हो रहे हैं मामलात, पीएमएलएन के हक में नहीं जाता। लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये मुज़ाकरात खत्म हो। सर गुडी गुडी मामलात हो गए हैं जहां पर होने चाहिए थे, जहां पर कोशिश की जा रही थी? देखिए अगर मुलाकात हुई है तो आई थिंक इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू, और अब आगे अगर एक मैकेनिज्म को तय होता है मुलाकातों का और ये मिलते हैं, अली अमीन है, बैरिस्टर सैफ है, बैरिस्टर सैफ का भी बड़ा अहम रोल है, और ये लोग अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली ये लोग जो है मामला बेहतर कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेशली बैरिस्टर सैफ के जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट से वो बड़े पुराने हैं, और
वो अहम रोल अदा कर सकते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई को भी थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। देखिए बात यह है कि या तो पीटीआई जो है वो इनकलाब ले आती ना, जी बांग्लादेश बना देती जी। और लाखों लोग जो है वो सड़क पे होते, हम्म तो फिर आप टोन डाउन ना करते। हम्म लेकिन अब सवाल ये है कि जब इनकलाब भी नहीं आ रहा, 18 महीने से इमरान खान जेल में है, हम्म दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं माइनस हो रहा, तो हम्म दोनों को एक एक कदम तो पीछे लेना पड़ेगा। हम्म। सो इज इट लाइक काइंड ऑफ सरेंडर सर? सरेंडर बाय whom? पीटीआई। दूसरों का सरेंडर नहीं है जो कहते थे हमने मिलना ही नहीं है, गद्दार है, इंतशार है, फितना है, ये है वो है। चलें, जिस किसी का भी सरेंडर हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हो। आगे चलिए सर। सरेंडर अच्छा है, सरेंडर अच्छा है, रिट्रीट हमेशा अच्छी होती है अगर आपकी विक्ट्री यकीनी ना हो। चलें जहां पर जीत यकीनी ना हो वहां पे रिट्रीट बेहतर होती है। सर, थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ना सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरेंडर ही अच्छा है जहां पर विक्ट्री कंफर्म ना। और फवाद साहब का ये जुमला मुझे याद रहेगा, ये वो जुमला है कि जो ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे काम आएगा, कि जहां पर आपकी जीत यकीनी नहीं है वहां पर रिट्रीट ज़्यादा बेहतर है। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब और माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज एक रूटीन का केस जो लगा हुआ है, उस केस में शो कॉज नोटिस तक जारी हो गए। सर ऐसा क्या हटके हुआ कि शो कॉज नोटिस भी जारी हो गए और वहां पर इतने बरहम मलिक साहिबा वो भी हुई, रिमार्क्स भी बड़े सख्त आए। सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट टुडे? जी, इसमें हुआ ऐसा था कि पिछले हफ्ते ये 2020 की अपील थी। इसमें इशू ये था कि सुप्रीम के हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने एक रेगुलेटरी ड्यूटी के मामले में जी कस्टम्स एक्ट की एक शिक थी, सेक्शन 221, उसको स्ट्राइक डाउन किया था। उसकी अपील एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट में की थी। वो जब लगी थी बेंच के सामने, जिसमें मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत साहब थे, जी तो उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया कि आया 26वीं तरमीम के बाद जो 191A है आइन का, उसके तहत आया जो ये बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको इख्तियार है कि वो ये केस सुने या ना सुने। उस पे नोटिस जारी हुआ। एफबीआर को कहा गया कि इस पे एड्रेस करें, तमाम वकला को कहा गया। वो जब थर्सडे वाले दिन जब दोबारा केस लगा तो वो बेंच में एक तब्दीली आ चुकी थी। इरफान सादत साहब के बजाय अकील अब्बासी साहब उसमें बेंच पे शामिल हो चुके थे। तो उस वक्त फिर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि क्योंकि हमने थोड़ा ये केस सुन चुके हैं जी और अकील अब्बासी साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में उसी जजमेंट के ऑथर हैं, तो इसलिए मुनासिब ये होगा कि जो पहली वाली बेंच थी जिसने ये मामला कुछ हद तक सुन चुके थे, वही बेंच जो है पीर वाले रोज 1 बजे उसको सुने। और साथ में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया था। जब वो आज ये केस मंडे को जब ना मेन लिस्ट में आया ना सप्लीमेंट्री लिस्ट में आया, तो मैंने पॉइंट आउट किया कि पिछली तारीख को ये ऑर्डर हुआ था, तो ये किसी लिस्ट में आया नहीं है, तो आया जो हम तमाम वकला हैं वो इंतजार करें या जाएं या। तो उस पे बेंच ने कहा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बुलवाया कि एडिशनल रजिस्ट्रार को कि ये मामला, ये केस क्यों नहीं लगा। तो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने हिदायत दी थी कि इस केस को ना लगाया जाए। साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पूछा कि और भी कई केसेस हैं टैक्स के और लेबर के जो हमने इस हफ्ते लगाए थे, तो वो केसेस क्यों नहीं लगे।
तो उस पे उन्होंने कहा कि रिसर्च ऑफिसर जो था उसका नोट था कि ये केसेस, इन केसेस में कोई आईनी नुक्ता इन्वॉल्व है, तो इसलिए इनको आईनी बेंच के सामने लगना चाहिए। तो उस पे बेंच कुछ बरहम हुई। उन्होंने कहा कि आप वो ऑर्डर लेके आए जिसके तहत ये चीजें की गई हैं। फिर जब वो दोबारा वो आए कोर्ट के सामने पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि कोई तहरीरी ऑर्डर तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेरे पास नहीं है, मगर मुझे इत्तला किया गया था कि वैसे अब ये फरमाइएगा कि जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओवररूल किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल? मेरी राय में तो ऐसा मुमकिन नहीं। इसमें कई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक तो प्रेसिडेंट मलिक असद अली के केस में जब वो सज्जाद अली शाह साहब वाला मामला था, तो उसमें फुल में ये कहा था कि एक बार एक बेंच किसी केस की समाअत शुरू कर दे और उसमें कोई डायरेक्शन दे कि ये केस लगना है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस भी उस केस को हटा नहीं सकता। वैसा मेरे साथ ही प्लीज रहिएगा। मुझे 190 मिलियन पाउंड जो अलकादिर ट्रस्ट है उस पर भी थोड़ी आपकी रहनुमाई चाहिए, मुझे जरा साथ ही रहिएगा। मेरे अतर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया सर। एट वंस फिर से एक दफा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पावर प्ले या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स का एक बार फिर से आगाज हो गया। 26th अमेंडमेंट के बाद से तो बड़ा सुकून था। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सुकून वाली सूरत तो कभी भी नहीं थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से वकला के अंदर भी इस्तराब हमें नजर आ रहा था और मुख्तलिफ जगहों पे इस चीज का बरमला इजहार भी किया गया और एक ये तासुर भी मुल्क में एक तरह से जोर पकड़ता जा रहा है कि जैसे इंतजामिया बालादस्त हो गई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और आज जो मंसूर अली शाह साहब ने जिन चीजों की जानिब पॉइंट आउट किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये 2 साल का तसलसल है राय साहब कि हम देख रहे हैं कि अदलिया के फैसलों को बेतौकीर किया जाता है, उनकी तासुर ये दिया जाता है कि जैसे अगर इंतजामिया चाहेगी तो अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होगा। आप मखसूस नशिस्तों वाला केस देख लें, आप इलेक्शन की तारीख वाला केस देख लें। अनफॉर्चुनेटली अब अदलिया के अंदर भी अगर कोई बात इस तरह की हो रही है कि मोजिज जज ने रजिस्ट्रार को या किसी और को हुक्म दिया है, अगर उसके ऊपर भी ये कुछ हो रहा है तो ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि हम किधर लेके जा रहे हैं चीजों को। पर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर मजीद कोई पेशरफ्त हो और मामला क्लियर हो। सर, यहाँ पर तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि कोई 26वीं आईनी तरमीम की कुछ गारंटीज के बाद की अपॉइंटमेंट्स हैं जो हर चीज को कंट्रोल कर रही हैं। ये तो टू बी ऑनेस्ट ये तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इधर तो 26 साल से रिमोट कंट्रोल पे सब कुछ चल रहा है। 26 साल कह रहा हूँ बल्कि 76 साल से। तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं उस तरह की, तो बहुत सारी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन देखें जो मुल्क की सबसे बड़ी आला अदालत थी ना, अगर आप थोड़ा सा सोचें, यहाँ पे जब जमहूरियत को रौंदा जाता था, डिक्टेटर आते थे, वो भी अपनी लेजिटिमेसी जाके आला अदलिया में ढूंढते थे। वो आला अदलिया से एक फैसला करवा के आते थे और फिर पूरी कौम को बताते थे कि जनाब अब हमारे पास लेजिटिमेसी है क्योंकि आला अदलिया ने हमारे हक में ये फैसला दे दिया। ये अजब जमहूरी दौर है जिसमें आला अदलिया के फैसलों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। बैरिस्टर साहब, आई नो दैट कि आप इसी केस के अंदर काउंसिल हैं, लिहाजा मैं इस पर बहुत ज्यादा इसको ड्रैग नहीं कर रहा। थोड़ी सी रहनुमाई आपकी अलकादिर ट्रस्ट पे चाहूंगा। सर, एनसीए का और अली रियाज साहब का एक जो कोई मुआहदा था उसकी कॉपी कल से बहुत वायरल है, आई एम श्योर कि आपने भी पढ़ी होगी। सर, उस मुआहदे को देखते हुए व्हाट पीटीआई डिड, क्या उस टाइम की कैबिनेट और इमरान खान साहब ने जो किया, वाज दैट लिजिट समहाउ? देखिए, मैं जो एक्चुअल फैसला है कन्विक्शन का उस पे तो मैं कोई राय नहीं दूंगा। सब जुडिस भी मामला है। दूसरा ये कि जो स्टैंडर्ड होता है क्रिमिनल केस में प्रूव करना, आया वो मीट हुआ है या नहीं हुआ, वो तो जो केस में ज्यादा तफसील में जो इन्वॉल्व थे वो बेहतर वो कह सकते हैं। बहरहाल मेरी राय में जो 190 मिलियन वाला इशू है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों पे हुई और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान मीनिंग द गवर्नमेंट को क्यों नहीं पेश हुई,
मैं समझता हूँ कि उस पे बहुत सीरियस सवालात हैं। लेकिन सर एट द सेम टाइम यही पैसा सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से डाइवर्ट होकर अगर सिंध गवर्नमेंट को चला जाता है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को चला जाता है, तो इजंट इट गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखें, एक ये चीज क्वेश्चन ये है कि आया वो पैसे जो हैं वो मलिक रियाज साहब की एग्जिस्टिंग किसी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए यूज हो सकते थे या नहीं, या उनको इंडिपेंडेंटली एक बार जब सरेंडर हो गए तो उनको इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने चाहिए थे, ना कि उनकी कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए जाने चाहिए थे। उस पे मैं समझता हूँ सवालात जायज उठाए जा रहे हैं। सर उसी पे एक पैरा है ना जो बहुत कल से अंडर डिस्कशन है, पैरा 45 है। ये 3 रुकनी जो जजेस थे, जो बेंच था ब्रिटेन के हाई कोर्ट का, उसी का है कि अगर मैं पढ़ दूं, आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन अपने नाज़रीन के फिर से मैं पढ़ दूं। On 3rd December 2019, the NCA issued a press statement announcing that it had agreed a 190 million settlement as a result of its investigation into Mr. Malik. The settlement included a UK property valued approximately 50 million and all the funds in the frozen accounts. अब इसमें आगे चल के वो लिखते हैं, the NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6 November 2019. सर वो अंडरपिन अग्रीमेंट, अब ऑब्वियसली उसमें पहले अली रियाज साहब का या मलिक रियाज साहब का एनसीए के साथ एग्रीमेंट हो गया कि पैसे वापस सुप्रीम कोर्ट हमारे उस पर जाके एडजस्ट होंगे तभी वापस जाएंगे, तो फिर वहां पे सर रियासत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बेबस सी दिखाई नहीं देती थोड़ी सी? देखिए, क्वेश्चन ये है कि आया जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की उसमें कंसेंट थी कि नहीं थी जी? चूंकि जो अंडरलाइंग एग्रीमेंट्स हैं कम से कम मेरी नजर में तो नहीं आए। आई डोंट थिंक वो पब्लिक उसमें शेयर हुए हैं या नहीं हुए। मगर क्वेश्चन ये है कि आया एनसीए को स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इंडिकेशन थी, कोई लेटर था या कोई उनकी कम्युनिकेशन थी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये जो पैसे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएं। वो चीज जो है वो सामने ये अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरी। सर वो पब्लिक हुई भी नहीं अभी तक। नॉर्मली जब सरेंडर पैसे किए जा रहे होते हैं तो वो रियासत को वापस किए जाते हैं। यूके में जब ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की प्रोसीड्स होती हैं, ये बात तो सही है कि सिविल उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं तस्वुर किया जाता अगर जो जिसके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं वो वॉलंटरीली सरेंडर कर दे पैसे, मगर वो सरेंडर किए हुए पैसे नॉर्मली स्टेट को वापस किए जाते हैं, जो भी कंसर्न स्टेट है। स्टेट ऑब्वियसली मींस द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी अकाउंट में डाल दें, किसी पटवारी के अकाउंट में डाल दें जमीन के। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अतर काज़मी साहब, आप बरतानिया में जर्नलिज्म भी करते रहे हैं, उसके बाद हम श्योर की स्टोरी को बड़ा क्लोजली फॉलो भी करते रहे होंगे अपने शो के लिए भी, डिजिटल के लिए भी। सर एम्बिग्विटी कहाँ पे रह जाती है जब अली रियाज साहब वाला और एनसीए वाला एग्रीमेंट सामने आता है, उसके बाद काबीना यहाँ से मंजूरी देती है? एम्बिग्विटी किस चीज की है, जरा आसान सा समझाइएगा मैं प्लीज। देखिए, एग्रीमेंट तो ऐसा सामने नहीं आया। जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं वो लेडी जस्टिस डेविस की जजमेंट है, जिसमें जस्टिस स्नोडन ने भी वो कुछ हिस्सा उस पार्ट का लिखा। और वो जो जजमेंट है वो बुनियादी तौर पे मलिक रियाज साहब का जब वीजा कैंसिल किया गया था, 10 साल का मल्टीपल वीजा उनका और उनके साहिबजादे का, और उसके अंदर कुछ रीजंस दिए गए थे। और उन रीजंस के अंदर एक रीजन ये भी था कि एनसीए ने आपकी ये सारी चीजें जब्त की और बाद में वो चीजें छोड़ी गई, और उनका फिर उन्होंने इस जजमेंट के अंदर जिक्र किया था कि आपका वीजा इसलिए कैंसिल किया गया था कि ये सारे मामला थे। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपका एक एग्रीमेंट हुआ एनसीए के साथ जिसके तहत आपने हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना था। और इसी जजमेंट में जो लेडी जस्टिस डेविस की जजमेंट है, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है वो भी पूरी की पूरी जजमेंट उन्होंने साइट की है। ना सिर्फ जजमेंट साइट की है बल्कि उन्होंने जस्टिस बाकर का
डिसेंटिंग नोट भी साइट किया है, जिसमें जस्टिस बाकर जो निगरान हमारे वजीर आला थे सिंध के, उनका जो उसमें इख्तलाफी नोट था उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जमीन देना ये ठीक था और ये वर्ल्ड लेवल की डेवलपमेंट हो रही है और इससे जमीन की कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो ये वो सारी चीजें थी जो वीजे के केस में उन्होंने वहां पे जो कोर्ट ऑफ अपील है उसने अपने उसमें साइट की, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एक पैरा नंबर 46 आपने पढ़ के सुनाया जजमेंट का, उसके अलावा एक और जगह में शुरू में तीसरे चौथे सफे पे भी इस चीज का जिक्र है कि जिसमें ये सेटलमेंट का जिक्र है जो एनसीए के साथ हुई थी, जिसके तहत आप जो फाइन पे करेंगे, तो इस चीज का जिक्र है। लेकिन वो जो एग्रीमेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है, उन्होंने वो अदालत में भी पेश नहीं किया, जिस तरह साइफर के मुकदमे में भी मेन चीज पेश नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल में जो भी इसमें अगर कोई इबहाम है तो वो अगर अदालत के सामने हुकूमत पेश कर देगी तो वो इबहाम खत्म हो जाएगा। बाकी ये जो केस है ये एक सियासी नोयत का केस है, सियासी वजह से बना, और उसमें मलिक साहब के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, खान साहब के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं। अब जब ये मामला आएगा आला अदलिया में फिर हम देखेंगे। अभी जो जजमेंट मैंने पढ़ी है नैब कोर्ट की, उसमें तो खुद लिखा हुआ है कि कुछ चीजें जो हैं वो अभी तक बरतानिया से नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, जो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपने प्रूव करना होता है कि वो उस तरह कुछ चीज साबित हुई है। लेकिन मामला सब जुडिस है, देखते हैं आगे आला अदलिया इसके ऊपर क्या कहती है। सर यहाँ पर मलिक साहब का नाम आया, बहुत सारे चैनल ने तो मलिक साहब का नाम भी चलाने से इनकार किया, टू ही होती रही है उसमें। तो अब देखिए मलिक साहब का नाम आई डोंट नो लोग क्यों नहीं चलाते या क्यों चलाते हैं। मलिक साहब के ऊपर तो हुकूमत वाले बड़े दबाव डालते रहे कि आके इस केस में वो वादा माफ गवाह बने, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें, उन्होंने नहीं दी गवाही। लेकिन मलिक साहब को अगर कोई असल इशू है इस केस में, वो 190 मिलियन जो पाउंड है वो तो मलिक साहब का है। अगर वो खुदा ना खास्ता चोरी का है तो फिर तो मलिक साहब को हुकूमत परसू करे, उनके लिए जो एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कोई रेड वारंट वगैरह निकलवाए, उस तरफ तो कोई बात ही नहीं हो रही। और ये जो पैसा आया था, अगर आप यही लेडी जस्टिस डेविस की पूरी पढ़े जजमेंट, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो अली रियाज मलिक साहब की एहलिया के अकाउंट में पैसा यूएई से आया था, जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था। तो पाकिस्तान से तो किसी भी मौके पे पैसा नहीं आया, लेकिन उसमें कुछ डीलिंग्स ऐसी थी जिसके हवाले से बरतानिया की हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हमें लगता है कि कुछ मामलात में गड़बड़ है, फाइनेंशियल गड़बड़ है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर वो जो फैसला था उनके वीजे के कैंसिल होने का उसको बरकरार रखा। आज सर मेरी इस शो की प्रिपरेशन में कुछ लोगों से बात हुई जो बड़ा मेनली इन्वॉल्व थे इस सारे कैबिनेट के इस सारे फैसले के अंदर, तो वो कहते हैं कि यार अगर हम इसको टेकअप करते, क्लेम करते आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमें बरतानिया में केस लड़ना पड़ना था, और उससे पहले इतने केसेस हम लड़ चुके थे और इतना पैसा जाया हो चुका था, हमें कोई पता नहीं था कि कब तक ये पैसा पाकिस्तान वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं थे जहां पर हम ये साबित करते कि पैसा पाकिस्तान से कब कब फ्लाई आउट किया है, कैसे गया है और कहां कहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हमारे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। सो दैट वाज द रीजन कि हमने एग्रीमेंट को सेकंड किया, जो एग्रीमेंट हुआ था एनसीए का और अली रियाज का, हमने उसको सेकंड किया कि पैसा तो पाकिस्तान आए किसी तरह से। ये बड़े एक माकूल सा रीजन है, इसलिए कि जिस तरह अभी मैंने जजमेंट का जिक्र भी किया कोर्ट ऑफ अपील का, बरतानिया का सिविल डिवीजन का, उसके अंदर भी जो पैसे का जिक्र है वो यूएई से आया हुआ है। अब आपने उसको कैसे साबित करना है वो बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, इस जजमेंट से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई एग्रीमेंट हुआ था अली रियाज मलिक साहब के दरमियान और एनसीए के दरमियान, जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसे भेजने थे, और उसी एग्रीमेंट के तहत फिर पैसे यहाँ पे आए। और वो मामला पहले तो नैब ने गालिबन बंद भी कर दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर वो मामला खोला गया। काजी साहब ने भी उसके ऊपर किसी और केस के दौरान इस मामले को उठा लिया। तो इसमें आपको हर सतह के ऊपर सियासत जो है मुलविस नजर आती है। अच्छा साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, आई एम श्योर कि आपका टाइम भी, आपके शो की अपनी भी प्रिपरेशन होती है। लास्ट क्वेश्चन, मुज़ाकरात सर एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी जानिब आज हिंदिया ये भी दे दिया गया कि जुडिशल कमीशन तो गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रही। मल्टीपल सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। क्या सर रिलाय उस पे किया जाएगा, उन मुज़ाकरात पे जिनका आगाज पेशावर से हुआ, या गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात भी चलते रहे? देखिए, मुज़ाकरात तो मुझे लगता है कि हर सतह के ऊपर हो रहे हैं। जिस तरफ आपने भी इशारा किया, जो गवर्नमेंट की कमेटी बैठी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की कमेटी बैठी, वो तब भी बैठी जब जो पिछली सतह के ऊपर जो एंगेजमेंट हो रही थी उसमें कुछ पेशरफ्त हुई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर हुकूमत का कोई दोस्त आपको ये कहता है या तहरीक इंसाफ वाला कोई दोस्त आके आपको ये कहता है कि जी हम सिर्फ इस मुज़ाकराती कमेटी में मामलात को हल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बैकडोर राब्ते हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, एक पैगाम रसानी भी हो रही है, खान साहब को भी पैगाम भेजे जा रहे हैं, और अली अमीन साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनका इसमें कलीदी किरदार है। अगर आप अली अमीन के आगे पीछे देख लें, इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब लोग हैं उनसे अगर किसी के राब्ते हैं तो वो अली अमीन साहब के हैं। कितने वज़रा के साथ अली अमीन को आपने गले मिलते हुए देखा और जफियां डालते हुए देखा? तो अगर वो किसी से गले मिलते हैं, जफियां डालते और बाद में कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला, वो मोहसिन नकवी साहब से मिलते हैं। तो अली अमीन जो है उनके जरिए बहुत कुछ हो रहा है, और मेरे ख्याल में शायद इसीलिए वो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि उन्हीं के थ्रू हो रहा है। बाकी उन्होंने अपनी जमात के साथ जो वहां पे वो कर रहे हैं और अपने कारकुनों के साथ जो कर रहे हैं, वो उस जो गिले शिकवे हैं और बुशरा बीबी के साथ उनका जो रवैया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे ख्याल में अली अमीन साहब के जो राब्ते हैं उनके थ्रू ही काफी मुज़ाकरात वगैरह जो है हो रहे हैं। बाकी अब वो आगे किस तरफ जाएंगे, कोई कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये कहना अभी कबल-अज़। आई थिंक जब उनको सीएम बनाया गया था तो टास्क भी उनको यही मिला था कि मामलात जो हैं जो रुक गए हैं उनको खोलना है, विंडोज को दोबारा से खोलना भी तुम्ही ने है। जी जी बिल्कुल। वो उन्होंने मुतअद्दिद मौकों के ऊपर खान साहब से जाके मुलाकात की, पैगामात भी भिजवाए, और जिसमें दोनों तरफ से पैगामात गए। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात कहीं पे एंगेजमेंट हो रही है तो वो अली अमीन साहब हैं, और ये ताकत और इस तरह की सियासी कुव्वत उन्हीं के पास है कि वो पैदल चलते हुए 12 जिलों में भी गुम होके पता नहीं किधर से किधर पहुंच जाते हैं। कोई और बेचारा इतना बाइख्तियार लीडर नहीं है पीटीआई में। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। बैरिस्टर सलाउद्दीन आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मामलात आगे चलें। मैं बार बार कहता हूं कि मामलात आगे मुज़ाकरात से ही चलेंगे। गवर्नमेंट के मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ, तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे बैठेंगे तो पाकिस्तान के मामलात आगे चलेंगे। और हम उस सिचुएशन में स्टक हैं कि हमें डायर नीड है कि मामलात आगे चलें। होप एंड प्रे इन डेज टू कम कुछ बर्फ़ पिघले, आपको और मुझे बताया जाए, अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जाएं और बताया जाए कि पाकिस्तान वापस ट्रैक के ऊपर इंशाल्लाह आ चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।